Assalamu alaikum. Dear students, we are talking about biology and services to mankind. और हमने इस टॉपिक को दो हिस्सों में तकसीम किया. हमने कहा एक तो हाउ बायोलॉजी कुड हेल्प इन increasing the production of crops, and secondly how biological knowledge and biological information helped us to improve the health facilities and civic facilities. कल हमने हेल्थ के हवाले से बात की थी कि हेल्थ के हवाले से किस तरह से इम्प्रूवमेंट की है हमने बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल नॉलेज. तो हमने उसको भी फर्दर 3 सब हेड में डिवाइड किया था. प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशंस, then it was drug treatment, gene therapy, chemotherapy, radiotherapy and integrated disease management IDM की बात भी कल हमने की थी. और बायोलॉजिकल नॉलेज ने ना सिर्फ ये बातें बल्कि टिश्यू कल्चर, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक और क्लोनिंग के मेथड्स भी हमें दिए हैं बाय विच वी कैन इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ एंड वी कैन डेवलप न्यू वेराइटीज़ एंड वी कैन इंसर्ट specific characteristics in any plants or animals. So let's see what is cloning. मैंने कल भी आपसे कहा था कि क्लोनिंग के ऊपर बाज़ औक़ात देयर इज़ लॉन्ग आंसर और इसके ऊपर नोट लिखना आ जाता है. अगर फर्स्ट ईयर में ना आए तो सेकंड ईयर में भी आ सकता है. ये ऐसा टॉपिक है विच इज़ इन बोथ ऑफ योर बुक्स, इन बुक 1 ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी ये टॉपिक मौजूद है. सो इसके ऊपर थोड़ा सा एम्फेसाइज करना हमारा बनता है. क्लोनिंग इज़ one of the biotechnological method for gaining eugenic aims. What are eugenic aims? Just to improve the genetic makeup of organism. ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है यानी बेहतर से बेहतर स्ट्रॉन्गर जेनेटिक मेकअप बनाना, इंसानों में भी और एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी उनके जीनियाती कंपोनेंट्स को बेहतर से बेहतर करना ताकि हम बेहतर प्रोडक्ट्स हासिल कर सकें और जो मेल फंक्शनिंग जीन्स हैं उनको किसी हवाले से रिमूव कर सकें और उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर सकें. जो मेल फंक्शनिंग जीन्स हैं और जो बेहतर जीनोम्स हैं, जो बेहतर जेनेटिक मेकअप वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वी मे इम्प्रूव देम विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग. नाउ व्हाट इज़ क्लोनिंग? Cloning is a technique by which we produce many cells from a single parental cell through asexual reproduction, through mitosis. Mitosis के ज़रिए से या asexual reproduction से एक single parent cell से production of many of the cells, all these cells which will be produced from the parent cell through asexual reproduction, जो asexual reproduction के ज़रिए से या माइटोसिस के ज़रिए से इस सेल से नए सेल्स बनाए जाएंगे, all will have the same genetic makeup. उन सब का सेम जेनेटिक मेकअप होगा and they all will be named as clone of this cell. वो इस सेल का क्लोन कहलाएंगे. So what is a clone? An asexually reproduced group of cells from the single parent cell through mitosis or asexual reproduction, that is called cloning. ये तो हमने सेल की क्लोनिंग की बात की है. We can also do cloning for organism. हम ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग भी कर सकते हैं. Suppose you did see a very good horse. अरबी लोग जो हैं बहुत अच्छे घोड़े पालते हैं, बड़ा शौक होता है उनको, और भी कई लोग पालते हैं. आजकल आप देख रहे होंगे टर्किश ड्रामे जो है उसमें घोड़ों का कितना इस्तेमाल है. बहरहाल हॉर्स एक बहुत अच्छा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेस हॉर्स है. उसके जो ब्रीड है दैट इज़ एक्सीलेंट ब्रीड. अगर आप इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से इसको ब्रीड करवाते हैं तो हो सकता है, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्रॉसिंग ओवर होगी, एमलगमेशन ऑफ द मेयर एंड हॉर्स होगी उसके जीन्स की, तो वहाँ पे एग्जैक्टली वैसा रेस हॉर्स जो है वो मुमकिन है हासिल ना हो पाए. सो ऐसा ही रेस हॉर्स पैदा करने के लिए हम इस रेस हॉर्स के सोमैटिक सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वी कैन प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ द हॉर्सेस ऑफ द सेम पेडिग्री, ऑफ द सेम genetic makeup, of the same characteristic, and all those 100 horses which will be produced from the single horse through asexual reproduction, they have
सेम जेनेटिक मेकअप एंड दे हैव डेफिनेटली सेम ट्रेट्स, उनका जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा और सेम ट्रेट्स होंगे। सो प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म from the single parent by asexual reproduction that is called cloning of organism, उसको हम organism की cloning कहेंगे। अब इस process को हम समझते हैं, थोड़ा सा इसको figure out करते हैं कि ये होता कैसे। Suppose ये रेस हॉर्स का सोमैटिक सेल है, ये रेस हॉर्स का सोमैटिक सेल है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इस वक्त सोमैटिक सेल और जर्म लाइन सेल्स का पता होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल्स को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक उसके बॉडी सेल्स हैं विच आर डिप्लॉइड सेल्स हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और एक उसके जर्म लाइन सेल्स होते हैं जो एग और स्पर्म होते हैं, दैट दे आर जर्म लाइन सेल्स। तो ये जर्म लाइन सेल है, एग सेल है, और ये कौन सा सेल है? सोमैटिक सेल है। जो एग सेल्स होते हैं, आप सब बच्चे जानते हैं कि एग सेल जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस, एनिमल्स में ख़ास तौर पे मियोसिस के ज़रिए से ये बनते हैं, लिहाजा ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब स्पर्म, ये स्पर्म है सपोज, जब इस स्पर्म का न्यूक्लियस भी इनके साथ फ्यूज़ हो जाता है तो फिर ये जाइगोट बन जाता है और ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है इसका। अब ये फर्टिलाइज्ड एग है, मैं इसको कहता हूँ ये फर्टिलाइज्ड एग है। जाहिर है इस फर्टिलाइज्ड एग में सब बच्चे समझ रहे हैं कि स्पर्म और एग दोनों के न्यूक्लियाई मिक्स हुए हैं, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये फर्टिलाइज्ड एग है। अब हमने क्या किया, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए से इसकी जो अपना न्यूक्लियस होता है उसको हम डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसको हम डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये एक ऐसा सेल है विच इज़ ए न्यूक्लिएटेड सेल। ए न्यूक्लिएटेड सेल मीन्स विच फ्रॉम विच द न्यूक्लियस हैव बीन रिमूव्ड, जिसमें से न्यूक्लियस जो है वो रिमूव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस है, सोमैटिक सेल नहीं, इसका जो न्यूक्लियस है दैट विल बी इंसर्टेड इनटू दिस सेल, वो इस फर्टिलाइज्ड एग में इस सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस आ गया है, फर्टिलाइज्ड एग का अपना न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो गया। ये जो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस था ये हमने इस मेयर के, घोड़ी के फर्टिलाइज्ड एग में दाखिल कर दिया है। अब ये कौन सा सोमैटिक सेल है, कौन से घोड़े का? रेस हॉर्स का। अब जब ये जो सोमैटिक सेल है ये भी तो डिप्लॉइड होता है, और मैंने आपको अभी अभी कहा है कि इसका जो न्यूक्लियस है ये भी डिप्लॉइड है, और ये जो फर्टिलाइज्ड एग का न्यूक्लियस था ये भी डिप्लॉइड था। सो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ ये किया कि एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस को दूसरे डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ रिप्लेस कर दिया। लेकिन ये न्यूक्लियस हमने उस ऑर्गेनिज्म का लेना है जिस तरह के ऑर्गेनिज्म हम पैदा करना चाह रहे हैं। हमारे पास रेस हॉर्स था जो बहुत खूबसूरत था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की दौड़ लगाता था, हर साल प्राइज़ जीतता है, तो हमने उस रेस हॉर्स के सोमैटिक सेल में से न्यूक्लियस को रिमूव करके मेयर के फर्टिलाइज्ड एग के अंदर इस न्यूक्लियस को इंसर्ट कर दिया है। नाउ दिस न्यूक्लियस will be implanted in the uterus of the mare, ये मेयर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाएगा। ये फर्टिलाइज्ड एग, अब याद है ये फर्टिलाइज्ड एग था और इसके न्यूक्लियस को हमने एक्सचेंज करके अब इम्प्लांट कर दिया इन यूट्रस। अब इसकी बाकायदा तौर पे क्लीवेज होगी, यानी इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अब ये माइटोसिस के जरिए से डिवाइड करता जाएगा, ये क्लीवेज होती जाएगी, इसके ब्लास्टोमियर्स बनते जाएंगे। पहले ये इस तरह का एक गोल सा लोथड़ा बनेगा, फिर इससे जो है ना वो गैस्ट्रूला बन जाएगा, फिर मरूला बन जाएगा, और फिर इससे बाकायदा तौर पे हॉर्स डेवलप होगा। अब ये मेयर जिस हॉर्स को जन्म देगी दैट विल बी जस्ट लाइक, एक तो ये मेल होगा क्योंकि हमने मेल का ही जो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस था वो इसमें डाला था, तो ये एक तो मेल होगा। दूसरा ये सारे के सारे वही कैरेक्टरिस्टिक रखेगा जो इस रेस हॉर्स के थे। जिस
हॉर्स के सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस हमने उधार लेके इसमें डाला था, बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक इसमें डेवलप हो जाएंगे। इन 1997 इस तरह से हमने एक डोली शीप पैदा की थी स्कॉटलैंड में, डोली शीप। 2003 में कुछ लोगों ने हॉलैंड में क्लेम किया, हॉलैंड के अंदर, दैट दे हैव डेवलप्ड अ गर्ल, बेबी गर्ल फ्रॉम दिस मेथड, जिसका नाम जो है वो ईव रखा गया। ईव अंग्रेज़ी में ईव और उर्दू में हवा कहेंगे, अम्मा हवा के नाम से उसका नाम रखा गया। बहरहाल हालांकि इंसानों के ऊपर जो क्लोनिंग है ये बैन है, इससे बहुत सारे एथिकल और मॉरल क्वेश्चन जो हैं वो उठ जाते हैं, इसलिए इट इज़ नॉट सजेस्टेबल फॉर ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग के लिए सजेस्टेबल नहीं है। आई होप सो कि आपको पता चला कि व्हाट इज़ क्लोनिंग और ये क्लोनिंग की कैसे जाती है। अब हम देखते हैं कि हम क्लोनिंग, वैसे तो आपको पता है ये क्लोनिंग नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। अगरचे कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स, ख़ासतौर पे जो इंसेक्ट्स हैं और कुछ प्लांट्स हैं, उनमें जो है ना वो इस तरह के प्रोसेस होते हैं क्लोनिंग की तरह के, बट दिस टाइप ऑफ क्लोनिंग कैन अकर ओनली आर्टिफिशियली, ये सिर्फ आर्टिफिशियली हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रोसेस के, ये जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जो बायोलॉजिकल नॉलेज ने इंसान की खिदमत की है क्लोनिंग के ज़रिए से, वो कैसे की, उसके फ़वाइद क्या हैं। एक तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं जिसकी हम ख्वाहिश करें थ्रू दिस प्रोसेस। फिर ये सारे के सारे जो क्लोन होंगे, फ़र्ज़ कीजिए तो हमने एक सोमैटिक सेल लिया ना, इस तरह के आप हज़ारों सोमैटिक सेल ले लें उस घोड़े से, और इस तरह के हज़ारों एग्स के अंदर आप उसके सोमैटिक सेल के न्यूक्लियाई जो हैं वो इम्प्लांट कर सकते हैं, और हज़ारों इस तरह के रेस हार्सेस जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। ऑल विल बी जेनेटिकली सिमिलर। एक तो हमने कहा पहली बात ये कि एग्जैक्टली सिमिलर डिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म हम पैदा कर लेंगे, सिमिलर डिज़ायरेबल ऑर्गेनिज्म। नंबर 2, दे आर जेनेटिकली अलाइक, जेनेटिकली भी ये सारे के सारे एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। फिर इनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये इन जो क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म है, बजाय इसके कि हम एनिमल्स के ऊपर, इंसानों के ऊपर और इंसानों की जान के साथ हम खेलें, तो हम क्लोन्ड सेल जो हैं उनके ऊपर हार्मोन्स के, एंटीबॉडीज़ के, एंटीबायोटिक्स के और दूसरी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी देखने के लिए कहीं टेस्ट ही ना करते रहें, तो टेस्ट करने से किसी इंसान के साथ जो है ना वो खिलवाड़ ना हो जाए, तो हम जो क्लोन्ड सेल्स हैं, जो क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसके लिए? एंटीबायोटिक्स के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन का इफ़ेक्ट देखने के लिए, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो कॉस्मेटिक्स आयरोज़ डेवलप की जाती हैं उनका इफ़ेक्ट देखने के लिए हम क्लोन्ड सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग? क्लोनिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अभी हमने कहा कि जो जेनेटिकली सेम होते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता कोई एपिडेमिक आ जाती है, अब आप देख रहे हैं ना कि हम कह रहे हैं कि 100 में से 1 या 2 बंदा जो है उसको कोरोना हो रहा है, बाकियों को नहीं हो रहा, क्योंकि हम जेनेटिकली अलाइक नहीं हैं। अगर खुदा न खास्ता जेनेटिकली अलाइक होते तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम इंसान चूँकि जेनेटिकली अलाइक नहीं हैं, सो वी आर रेजिस्टिंग दिस पैंडेमिक और एपिडेमिक। सो एपिडेमिक से नहीं बच सकेंगे। डिसएडवांटेज ये होगा, एक तो एपिडेमिक से चूँकि जेनेटिकली सारे एक जैसे हैं तो सारों को वो बीमारी हो सकती है, कोई भी बीमारी फैलेगी तो उससे सबकी मौत हो सकती है। फिर हम ये कह सकते हैं कि दे कैनॉट बियर द स्ट्रेस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर से वो बहुत जल्दी से इफ़ेक्ट होंगे। फिर तीसरी बात यह है, इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि रैपिड एजिंग होती है इन ऑर्गेनिजम्स की। रैपिड एजिंग, बड़ी जल्दी से बुढ़ापा आएगा इनमें जो क्लोनिंग के ज़रिए से बनाए जाएंगे ऑर्गेनिज़म। सो ये तो हमारा क्लोनिंग का टॉपिक था। क्लोनिंग में आपने क्लोनिंग को डिफ़ाइन करना है और सेल का क्लोन और ऑर्गेनिज्म के क्लोन में क्या डिफरेंस है ये आपने बताना है। एक सबसे बड़ा क्लोनिंग का जो फ़ायदा है वो है ये है कि यूजेनिक एम्स के लिए हम इस करते हैं,
जेनेटिक मेकअप को इम्प्रूव करने के लिए। फिर इस प्रोसेस को किया कैसे जाता है, किस तरह के सोमैटिक सेल का डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो एक फर्टिलाइज्ड एग के अंदर एंड एग के न्यूक्लियस से रिप्लेस किया जाता है, उसका अपना न्यूक्लियस जो है उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है अल्ट्रावायलेट रेज के ज़रिए से, और इसमें सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डाल दिया जाता है। और इससे अब जो एग होगा, इससे जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा वो ऑर्गेनिज्म वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक रखता होगा जिस ऑर्गेनिज्म से हमने ये न्यूक्लियस लिया था। फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। ये इस तरह से एक पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हमारा जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। चूँकि बायोलॉजिकल नॉलेज की वजह से और दूसरी बहुत सारे साइंटिफिक नॉलेज की वजह से इंसान ने अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बहुत ज़्यादा हाई कर लिया है, और उसके लिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं और अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। बेतहाशा इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं और नए नए शहर, नई नई हाउसिंग कॉलोनीज़, नए ममालिक आबाद हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए से, ऑटोमोबाइल्स के ज़रिए से, ट्रैफिक के ज़रिए से और बेतहाशा जो हम फ्यूल जला रहे हैं उसके ज़रिए से बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल हम अपनी इन्वायरमेंट में दाखिल कर रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट होती जा रही है। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर बीइंग एडेड एवरी डे इन द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से जो फेस ऑफ अर्थ के ऊपर एनवायरनमेंट है इट इज़ डिटीरियोरेटिंग डे बाय डे, दिन ब दिन ये ख़राब हो रही है। और ख़तरा ये है कि कहीं ये ऐसी ख़राब ना हो जाए कि इंसानों का और दूसरे जानदारों का जो बायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, उसका ज़मीन के ऊपर रहना कहीं बहुत मुश्किल ना हो जाए। तो उसके लिए ज़ाहिर है इस पोल्यूशन, एक तो पोल्यूशन की जो अवेयरनेस है वो हमें बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन दे रही है, बायोलॉजिकल नॉलेज दे रही हैं, और फिर बायोलॉजिस्ट ही हमें सोल्यूशन देते हैं कि हाउ वी कैन अवॉइड पोल्यूशन, हम पोल्यूशन से अवॉइड कैसे कर सकते हैं। एक तो हमने अभी बात की है इंडस्ट्री के ज़रिए से, जैसे पेट्रोल में बहुत सारा लेड होता है जो कि एक हैवी मेटल है। ऑटोमोबाइल में जब ये पेट्रोल जो है वो जलता है तो बहुत सारा लेड जो है वो दाखिल होता है हवा के अंदर। फिर क्रोमियम टैनरीज, जो चमड़ा रगड़ने के कारखाने हैं उनमें जो हम मुख्तलिफ़ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उनमें क्रोमियम जो है ना वो खारिज होता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो ये लेड और क्रोमियम बोथ आर हैवी मेटल्स एंड दे आर वेरी वेरी टॉक्सिक, बहुत जहरीले हैं। इवन दे आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मीन्स substance which can cause cancer, that is carcinogenic। वो सब्सटेंस जिसके ज़रिए से खुदा न खास्ता कैंसर हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कार्सिनोजेनिक, एंड बोथ दीज हैवी मेटल्स कैन बी कार्सिनोजेनिक। अब ये जो पोल्यूशन है इसकी तो एक अवेयरनेस एक तो हमें बायोलॉजी दे रही है, फिर बायोलॉजिस्ट हमें बता रहे हैं कि हाउ वी कैन रिमूव पोल्यूशन, हम एनवायरनमेंट्स में से रिमूवल ऑफ पोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। एक मेथड वो दे रहे हैं बायो रेमिडिएशन। बायो मतलब लिविंग होता है, रेमिडिएशन का मतलब है रिमूवल, रिकवरी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को रिकवर करना। तो ज़िंदा जानदारों की मदद से एनवायरनमेंट की ओरिजिनल हालत को रिकवर करना, एनवायरनमेंट में से रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स करना। जो सब्सटेंसेस पोल्यूशन का सबब बनते हैं वो पोल्यूटेंट्स होते हैं, और उन पोल्यूटेंट्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से रिमूव करना, दैट इज़ कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। मिसाल के तौर पे साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, इसको जो पानी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, उनको खाने की सलाहियत है। एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियम है, साल्मोनेला का एक स्ट्रेन है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर। सो इस हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट, सो इट इज़ कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। इसी तरह से कुछ हैवी मेटल जो हैं दे कैन आल्सो बी अब्जॉर्ब्ड बाय सम एल्गी फ्रॉम द वाटर। पानी में से कुछ एल्गी की मदद से अब्जॉर्प्शन ऑफ हैवी मेटल हो सकती है, जिसको हम कहेंगे इट इज़ आल्सो बायो रेमिडिएशन। अब पोल्यूशन की वजह से बेशुमार स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो एक तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं ज़मीन से, अब उनका नामो निशान ही मिट चुका है, उनका आखिरी मेंबर भी इस दुनिया से चला गया है। उनके लिए तो अब हम कुछ कर नहीं कर सकते, उनको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, कहीं वो भी एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको एक्सटिंक्ट होने से क्यों रोकना है हमने। मुमकिन है उनमें से कोई प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हों, उनकी प्रोडक्ट्स में से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हमें मिलते हों जिनमें बहुत सारी इंसानी बीमारियों का इलाज मौजूद हो, इसलिए उनको
मेंटेन रखना, उनको बचाना बड़ा ज़रूरी है। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट होने के ख़तरे से 2-4 स्पीशीज़ हैं, जिनके चंद मेंबर जो हैं वो ज़मीन पे बच गए हैं, उनका ख्याल रखना है। कुछ जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं उनको जो है वो सेव करना है। तो ये WWF जो है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी UNO के अंडर जो काम कर रही है, उन सब का काम ही यही है कि किस तरह से हम अपनी इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं बेतहाशा प्लूट हो गई हैं। जो सीवेज वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सारे पानी के अंदर दाखिल किया जाता है। एक तो इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना बड़ा ज़रूरी है। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बार बार पूरी दुनिया के हुक्मरानों को स्ट्रेस कर रहे हैं, उनको बार बार अपील कर रहे हैं कि देयर मस्ट बी रूल्स एंड रेगुलेशन, कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो अपने वेस्ट को बग़ैर ट्रीटमेंट के एनवायरनमेंट में दाखिल ना कर सके। दे मस्ट बाउंड टू सीक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से उनको एक NOC लेना चाहिए, और वो NOC उनको तब मिलेगा जब वो इंश्योर करेंगे कि वो अपनी इंडस्ट्री से जो भी धुआं निकालेंगे, जो भी एफ्लुएंट्स निकालेंगे, वो एफ्लुएंट्स और धुआं जो है वो बेज़रर होगा एनवायरनमेंट के लिए। तो ये प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का ये छोटा सा टॉपिक आखिरी था। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर, अल्लाह करे ये लॉकडाउन जल्दी से ख़त्म हो जाए, जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता ये लेक्चर इंशाल्लाह डेली बेसिस पे अब मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।